नमस्कार, मैं हूं अमृत राज। आज आइए सीखते हैं हम लोग क्लास 12 का एक टॉपिक रेसिस्टर। उम्मीद करता हूं इस टॉपिक को एक बार पूरा अगर आपने सीख लिया, पूरा देख लिया, तो इस रेसिस्टर टॉपिक में आपको आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका हिंदी होता है प्रतिरोधक। नाम से ही समझ में आ रहा है कि असल में ये जो टॉपिक है रेसिस्टेंस से बना हुआ है रेसिस्टर और प्रतिरोध से बना हुआ है प्रतिरोधक। जरा समझिए क्या होता है ये, या नाम से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसको प्रतिरोधक कहते हैं, या जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस होता है, द डिवाइस प्रोड्यूसेस रेसिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टर। सिंपली हम तो ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसका एक ढंग का डेफिनेशन लिखा जाए, चूंकि आप क्लास 12 के टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली क्लास 12 के जैसा डेफिनेशन इसका होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या होगा इसका कि द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच ऑफर्स opposition in the flow of electric current in a circuit to control the amount of current in the circuit is called resistor। एक ऐसा विद्युतीय युक्ति जो विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न कर उस परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करता है, उसे प्रतिरोधक कहा जाता है। मैं डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आप इसे अच्छे से सुनकर और याद रखने या फिर आप कॉपी में लिख भी सकते हैं इसको कि द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच ऑफर्स अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड रेसिस्टर। एक ऐसा विद्युतीय यंत्र जो विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न कर परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करता है, उसे प्रतिरोधक कहा जाता है। तो ये हो गया प्रतिरोधक। हमारा जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस है उसको हम लोग प्रतिरोधक कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप्स को पढ़ते हैं कि रेसिस्टर का टाइप क्या क्या होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा इसका टाइप्स को जानना आपके लिए कि सब इसको हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं टाइप को। इसका एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। अगर हम लोग वर्किंग के आधार पर इसको हम बांटें तो ये दो टाइप का होता है। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड रेसिस्टर। ये फिक्स्ड रेसिस्टर जो होता है, देखिए नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि फिक्स्ड कहने का मतलब ये निश्चित होता है, नियत होता है। इसके लिए अगर हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाएं कि कैसा होता है, तो देखिए इसको फिक्स्ड रेसिस्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने पहले से भी देखा होगा इस तरह का फिगर, 10th में भी आया है, आप पढ़े होंगे, देखे होंगे। रेसिस्टेंस को दिखाने के लिए इस तरह का सिंबल यूज में आता है। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग वेरिएबल रेसिस्टर कहते हैं। वेरिएबल रेसिस्टर, ये वेरिएबल रेसिस्टर का देखो नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये परिवर्ती प्रतिरोधक होता है जिसका मान जरूरत के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। देखो फिक्स्ड रेसिस्टर कहने का मतलब या आपकी जरूरत हो या ना हो इसका मान परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन वेरिएबल रेसिस्टर कहने का मतलब कि आपको आवश्यकता अनुसार अगर जरूरत पड़ी तो आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं। और अगर इसके लिए सिंबल दिखाया जाए तो देखिए सिंबल इसका कुछ इस तरह का होता है कि रेसिस्टर जैसे बनाते हैं वैसे बना दीजिए और इसमें एक एरो लगा देते हैं, तो ये वेरिएबल रेसिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। या दूसरे तरीके से भी इसका फिगर को दिखाते हैं कि अगर आप इस तरीके से ऐसे रेसिस्टर को दिखा दीजिए और इसमें एक एरो ला करके ऊपर से कनेक्ट कर दें तो ये वेरिएबल रेसिस्टर को शो करता है, मतलब परिवर्ती प्रतिरोधक को शो करता है। अर्थात इस फिक्स्ड रेसिस्टर का मान जो है वो परिवर्तित नहीं होता है, फिक्स्ड होता है, और वेरिएबल रेसिस्टर का मान जो है वो परिवर्तित हो सकता है हमारी ज़रूरत के अनुसार। अब जरा इसे डिटेल करें, आप समझिए इसको कि क्या है कि अगर मान लीजिए कहीं पर आपको निश्चित धारा को प्रवाहित करवाना है तो वैसे में आप फिक्स्ड रेसिस्टर का यूज कर लिया वहाँ पे। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं आपको धारा के मान को चेंज करना, जैसे हम लोग अपने घरों में वोल्टेज चेंज करने के लिए स्टेबिलाईजर का यूज करते हैं जिसमें हम लोग चेंज कर देते हैं, वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर देते हैं, तो वैसे ही करंट को चेंज करना हो अगर किसी सर्किट में तो वेरिएबल रेसिस्टर का यूज किया जाता है। और ये आवश्यकता अनुसार रेसिस्टेंस के मान को चेंज करके और सर्किट में फ्लो होने वाले करंट के मान को कंट्रोल कर सकता है या चेंज कर सकता है। और जो डिवाइस ऐसा करता है, मतलब वेरिएबल रेसिस्टर से जो डिवाइस बनता है उसको आप एक नाम और जान सकते हैं, इसको हम लोग रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को ये नियंत्रित कर सकता है। और क्यों कर देता है? क्योंकि इसमें वेरिएबल रेसिस्टर लगा हुआ होता है जो इसके मान को चेंज कर देता है। तो ये तो हो गया आपका वर्किंग के आधार पर, जिसमें काम करता है उसके आधार पर हम लोग
दो तरीके से बांटते हैं, फिक्स्ड रेसिस्टर और वेरिएबल रेसिस्टर। दूसरा टाइप अगर बी हम लोग लें तो बी में क्या है, हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के आधार पर या मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर भी हम लोग इसको दो पार्ट में बांटते हैं। ये हम लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन के आधार पर, और इसका पहला कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट के आधार पर। तो ये दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है वायर वाउंड रेसिस्टर। जरा मैं यहाँ इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इसको लेके कंफ्यूज नहीं करेंगे कि वायर वाउंड रेसिस्टर जो होता है वो मैं समझा देता हूँ क्या होता है कि इसमें तार को लपेट करके और बनाया जाता है। जरा सिंपल बात को समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई तार है, आपको पता है कि ये चालक का बना हुआ होगा तो चालक तार कहेंगे इसको। अब इसमें कुछ ना कुछ मात्रा में रेसिस्टेंस होगा। अगर हम ऐसा मान ले कि 1 मीटर तार का रेसिस्टेंस 1 ओम है, तो अगर हमको कहीं 4 ओम रेसिस्टेंस की जरूरत होगी तो इस 4 का 4 मीटर ले लें तो हमको 4 ओम मिल जाएगा। और 4 मीटर तार को लंबा ना ले करके और उसे हम लोग अगर कुंडली के टाइप में, कॉइल के टाइप में अगर इस तरह से लपेट दें तो देखिए ये जो बनेगा वो कुंडली के टाइप में बनेगा। और इसमें चूंकि तार का बना हुआ है, तार को लपेट करके, इसीलिए इसको हम लोग वायर वाउंड रेसिस्टर कहते हैं। लपेटे गए तार का प्रतिरोधक कहते हैं, जिसमें तार को हम लपेट करके, तार में चूंकि प्रतिरोध होता है तो उसको अगर लंबे तार को लेकर के जितना रिक्वायर्ड प्रतिरोध है उतना है, उसी के प्रोपोर्शन में हम तार को लेकर के उसको हम लपेट करके बना देते हैं। तो ये होता है वायर वाउंड रेसिस्टर। आप एक नाम सुने होंगे, रेसिस्टेंस बॉक्स होता है। तो रेसिस्टेंस बॉक्स में इसी तरह के वायर को वाउंड किया जाता है। उसमें मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के तार का प्रयोग किया जाता है, जिसका कि प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसके वजह से प्रतिरोध तापमान में परिवर्तन होने पर भी प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस कारण से यहाँ वायर वाउंड रेसिस्टर में तार को लपेट के बनाया जाता है, जो कि आइडियल कह सकते हैं एक तरह का होता है, लेकिन फिर भी इसका साइज बड़ा होता है। दूसरा जो रेसिस्टर होता है कंस्ट्रक्शन के आधार पर, उसको हम लोग कहते हैं कार्बन रेसिस्टर। और कार्बन रेसिस्टर जो होता है, कार्बन रेसिस्टर में आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है, जो हम लोग सर्किट में अभी के टाइम में यूज करते हैं। आपने देखा होगा कुछ इस तरह का फिगर आपने देखा होगा कि ऐसा होता है, इस तरह का एक शेप आपको मिला होगा बहुत सारे सर्किट में, दोनों बराबर ही होता है, बड़ा छोटा नहीं होता है ये। तो इस तरह का होता है और इसमें 4 कलर के बैंड्स बने हुए होते हैं यहाँ। तो इस तरह का जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कार्बन रेसिस्टर। तो वायर वाउंड रेसिस्टर में तार को लपेट करके बनाया जाता है, उसको वायर वाउंड कहते हैं। और कार्बन रेसिस्टर में एक सिरेमिक के रड के ऊपर कार्बन का लेप लगा करके और उसके दोनों ओर निकेल के कैप को अटैच करके उससे हम लेड को सोल्डिंग कर देते हैं, जिससे 2 तार निकल के आता है। और ये जो बनता है इसको हम लोग कहते हैं कार्बन रेसिस्टर। तो कार्बन रेसिस्टर देखिए कार्बन का बना हुआ होता है, वायर वाउंड में तार को लपेट कर बनाया जाता है। वायर वाउंड में आप ध्यान रखेंगे कि इसमें तार जो यूज में आता है वो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन होता है, मिश्र धातु होता है ये, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब यहाँ जो कार्बन रेसिस्टर है, इस कार्बन रेसिस्टर को, इसके लिए तो खैर हमको लिखा हुआ मान होता है, उसी के अनुसार हम लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन कार्बन रेसिस्टर में क्या होता है कि इसका रेसिस्टेंस निरूपित करने के लिए हम लोग को एक अलग पद्धति का प्रयोग करना होता है, जिसको हम लोग कलर कोडिंग कहते हैं। वास्तव में क्या होता है कि कार्बन रेसिस्टर का आकार इतना छोटा होता है, अगर आप देखे होंगे इसको सर्किट में, तो उतने छोटे आकार पर कोई मान को लिख पाना संभव नहीं। तो इस कारण से इसके मान को न लिख करके और इसमें हम लोग अलग से कलर की कोडिंग कर देते हैं, और इसी कलर की कोडिंग के आधार पर इसके मान को पढ़ा जाता है। तो आइए सीखते हैं हम लोग इसके कलर कोडिंग को। अब देखिए कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टर को हम लोग सीखते हैं। लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ टॉपिक ही है हमारा ये, कलर कोड ऑफ रेसिस्टर। कलर कोड ऑफ रेसिस्टर कैसा होता है, कलर कोड उसको सीखते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जो कार्बन रेसिस्टर बनता है, जरा ध्यान देंगे एक बार, मैं फिर से फिगर को बनाता हूं कि जो थोड़ा बड़ा साइज बना देता हूं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए या स्पष्ट दिख सके। ये मान लेते हैं कि एक रेसिस्टर है, ये कार्बन रेसिस्टर है, और मैंने बताया कि इस पर 4 कलर के बैंड बना दिए जाते हैं और उसी से इसकी कोडिंग होती है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ जो बैंड होता है, इसको मान लेते हैं एक बैंड यहाँ हुआ, दूसरा बैंड देखिए यहाँ मान लेते हैं, तीसरा बैंड मान लेते हैं कि यहाँ है, और चौथा बैंड मान लेते हैं कि यहाँ है। सारे बैंड को चूंकि छोटे आकार का होने के कारण इसका मान लिखना संभव नहीं होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, जिसे पढ़ भी नहीं सकते। तो हम लोग कलर की कोडिंग कर देते हैं। और कलर के लिए देखिए ये है आपका B1, यहाँ ये B2 है, ये B3 है और ये B4 है। ये 4
रंग के बैंड बने हुए होते हैं, रिंग बने हुए होते हैं। और इसके लिए अगर हम लोग इस रिंग के आधार पर हम अगर रेसिस्टेंस के मान को लिखें तो रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, लिखने का तरीका जो होता है उसमें B1 और B2 दो डिजिट को निरूपित करता है। B1 B2 मतलब एक पहले डिजिट को ये निरूपित, कैसे मान लीजिए आपको 25 लिखना है तो क्या करेंगे, दो डिजिट का जरूरत पड़ेगा आपको, तो वैसे ही B1 और B2 दो डिजिट को निरूपित करता है, मल्टीप्लाइड बाई B3 इसमें आप पावर को 10 टू दी पावर को निरूपित करता है, मैंने 10 टू दी पावर 3 लिख दिया है, इसमें B3 होता है वो 10 टू दी पावर 3 को निरूपित करता है, और प्लस माइनस B4 जो होता है वो इसमें टॉलरेंस को, इसमें अशुद्धि को निरूपित करता है, और ये ओम में होता है। ये जो टॉलरेंस मैंने लिखा है B4 जो अशुद्धि मैंने बताया है, वो जब मैं आगे एक न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कि अशुद्धि का मतलब होता क्या है। अभी आप ध्यान क्या रखेंगे कि B1 B2 दो डिजिट को निरूपित करता है, B3 10 टू दी पावर को निरूपित करता है, और B4 जो है वो उसमें अशुद्धि को निरूपित करता है कि कितनी उसकी अशुद्धि हो सकती है, मतलब महत्तम मान और न्यूनतम मान कितना हो सकता है, इस बात को ये निरूपित करने के लिए B4 होता है। अब देखिए इसके लिए जो कलर होते हैं उस कलर के लिए अगर हम यहाँ पर एक टेबल बना ले तो देखिए टेबल कैसे होगा कि मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं इस तरह से एक टेबल को का निर्माण करते हैं, और इस टेबल में हम लोग सारे कलर्स के लिए लिखते हैं कि सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कलर्स, उसके बाद फिर हम मान लेते हैं कि कलर्स यहाँ हो गया, उसके बाद हम मान लेते हैं यहाँ है B1, चार बॉक्स में बना लेते हैं, चार हम लोग को लेना है यहाँ, ये मान लेते हैं कि B2 को निरूपित करने वाला होगा, यहाँ B3 और B4 को निरूपित करने वाला होगा। तो इस तरीके से हम लोग खींचते हैं, ये कलर हो गया, यहाँ हो गया B1, ये हो जाएगा B2, यहाँ B3 और यहाँ B4 है ये। अब इसमें सारे कलर्स को लिखते हैं, कलर का ऑर्डर बहुत ही यूनिक होता है और आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए सबसे पहला कलर जो इसमें होता है वो होता है ब्लैक, मैं ज़रा लाइन खींच देता हूँ सब में ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ब्लैक के बाद होता है ब्राउन, उसके बाद होता है रेड, इसके बाद होता है ऑरेंज, इसके बाद होता है येलो, उसके बाद होता है ग्रीन, उसके बाद होता है ब्लू, उसके बाद होता है वॉयलेट, उसके बाद होता है ग्रे, और तब होता है यहाँ वाइट, उसके बाद का कलर होता है गोल्ड, और तब यहाँ फिर होता है सिल्वर, और सबसे लास्ट का जो कलर होता है उसको हम लोग कहते हैं नो कलर। मतलब मान लीजिए कि यहाँ कोई कलर प्रेजेंट ना हो, एक बैंड खाली रहे, तो इसको हम लोग कह देते हैं नो कलर। और देखिए इस तरीके से ये होता है। मैंने इस टेबल को बना लिया, अब मान को इसमें रखते हैं, ये लाइन थोड़ा सीधा मैं कर देता हूँ। अब देखिए इसमें सारे मान को रखते हैं, तो जो B1 होता है उसमें काउंटिंग नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसमें इन तीनों कलर का कोई नंबर नहीं, तीनों कलर कभी होता ही नहीं। B1 में आपको गोल्ड, सिल्वर और वाइट जो है वो नहीं, नो कलर जो है वो नहीं मिलेगा, वाइट तक ही हो सकता है। B2 में भी सेम होता है 0 1 2 3 4, उसके बाद फिर 5 6 7 8 और 9, और उसके बाद यहाँ पर भी B2 में भी आपको ये गोल्ड, सिल्वर या नो कलर वाला जो कलर है वो मिलेगा ही नहीं। उसके बाद B3 को लेते हैं तो यहाँ 10 टू दी पावर 0 होता है, इसको आप 1 भी कह सकते हो। फिर 10 टू दी पावर 1 ये पावर में होता है, 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 7, 10 टू दी पावर 8, 10 टू दी पावर 9, और ये अगर गोल्ड रहा तो 10 टू दी पावर -1 होगा, और अगर सिल्वर रहा तो 10 टू दी पावर -2 होगा, और नो कलर इसमें कभी नहीं होता है। और B4 में जो B4 में केवल और केवल गोल्ड, सिल्वर या नो कलर ही हो सकते हैं, और अगर गोल्ड रहा तो ये ±5% को, सिल्वर रहा तो ±10% को, और अगर नो कलर रहा मतलब एक बैंड गायब रहा तो ये ±20% को निरूपित करते हैं।
यहाँ मैंने 20% लिखा है, और बाकी ये सब कलर B4 में कभी नहीं हो सकता है। तो ये होता है, देखिए पूरा टेबल, यहाँ भी होगा, ये होता है पूरा टेबल, और इसी के अनुसार कभी भी किसी भी रेसिस्टर का, कार्बन रेसिस्टर का कलर कोड लिखा जाता है, और इसी मान लिखा जाता है, उसे कलर कोड के अनुसार मान लिखा जाता है। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैंने तो ये लिख दिया, आपके मन में आएगा कि सर क्या ये जिसमें जो कलर का मन है जहां है उसको मन वहां कर सकते हैं क्या, उल्टा पुल्टा हो सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये पूरा फिक्स्ड है, और मुझे याद है ये, इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन आपको याद करने में बड़ा मुसीबत होगा। अच्छा, कलर याद करने का एक टेक्निक आपने याद किया होगा, स्पेक्ट्रम, याद है वो VIBGYUR, उसमें केवल 7 कलर्स होते हैं और उसमें कोई रिपीट नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप चाहोगे भी कि VIBGYOR का जो पैटर्न था उसके अनुसार इसमें करना कि BBROYGBVGWGS और N, तो इन सब का कोई पैटर्न भी आप नहीं बना सकते हैं। तो उस अनुसार अगर आप याद करना चाहिएगा तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए टेक्निक मैं यहाँ बताता हूँ कि क्या करना है आपको, कि अगर आपको ये पूरा कलर का ऑर्डर याद रखना है तो आपको एक लाइन में बताता हूं, उस लाइन को आप याद रखेंगे। और लाइन क्या है इसमें कि आपको याद रखना है BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, very good wife wearing gold silver necklace, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ये नेकलेस लिखा हुआ है। मैं फिर से पढ़ देता हूं, लाइन को ध्यान देंगे यहाँ, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अगर आपको ये लाइन याद रह गया तो आपको ये पूरा का पूरा टेबल याद हो जाएगा, और आपको बिना टेबल के भी आप इसमें अगर कलर कोड दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा कि जो जो लेटर यहाँ दिया हुआ है कैपिटल लेटर में, केवल उसी का मतलब है, जो जो स्मॉल में है उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से BB रॉय में B और B कैपिटल है, तो यहाँ देखो पहला B जो है वो ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा B जो है वो ब्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रॉय में तीनों कैपिटल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये रेड, ऑरेंज और येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑफ में कोई लेटर कैपिटल नहीं है, तो यहाँ कोई कलर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बस सेंटेंस को सुटेबल बनाने के लिए यहाँ पे हमने इस ऑफ को यूज किया है, या जो सेंटेंस बनना चाहिए उसके लिए मैंने यूज किया है। उसके बाद ग्रेट है, तो ग्रेट का G जो है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा, ब्रिटेन का B जो है वो ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा, हैज़ में कोई कैपिटल लेटर नहीं लेना है और नहीं है तो ये कोई कलर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। फिर वेरी का V वॉयलेट को रिप्रेजेंट कर रहा, गुड का G ग्रे को रिप्रेजेंट कर रहा, और वाइफ का W वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद वियरिंग में कोई कैपिटल लेटर नहीं है तो ये कोई कलर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। फिर गोल्ड और सिल्वर तो खैर नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पूरा हुआ गोल्ड सिल्वर को, और N नेकलेस का N जो है वो नो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरह का इसमें कॉम्बिनेशन है। और अगर आप वैल्यू देंगे तो वैल्यू देखिए 0 1 2 3 4, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा। और गोल्ड जो है वो ±5% रिप्रेजेंट करता है, ये सिल्वर ±10%, और नो कलर जो है वो ±20% के टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह का होता है। अगर ये फर्स्ट और सेकंड डिजिट में आया, फर्स्ट और सेकंड B1 B2 में आया तो ये 2 डिजिट को निरूपित करने वाला हो जाएगा। अगर ये B3 में आया तो ये 10 टू दी पावर को निरूपित, इसे मान लीजिए कहीं ब्लू आया तो ब्लू का कितना है 6 है, और थर्ड है तो थर्ड B3 रहने पर ये 10 टू दी पावर 6 को निरूपित करने वाला होगा। और आपको B4 में केवल यही तीनों कलर्स मिलेंगे, इसके अलावा कोई कलर्स ये सब मिलेगा ही नहीं। तो ये होता है। अब देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, सर B 3 जगह पे आया हुआ है तो हम कैसे इसको याद रखें, कौन सा B ब्लैक है, कौन सा ब्राउन है, कौन सा ब्लू है। तो एक टेक्निक मैं बताता हूं, उसको ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट B जो है वो ऑलवेज ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है, और ब्लैक से, चूंकि ब्लैक तो सबसे डार्क हो गया तो उससे कम अगर आपको होना है तो उसके बाद जो सेकंड है वो ब्राउन को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला ब्लैक, पहला B ब्लैक, दूसरा B ब्राउन, और तीसरा B जो बचा है वो ब्लू को रिप्रेजेंट करने वाला होगा। इसमें G भी देखो 2 बार रिपीट हुआ है,
एक यहाँ ग्रेट में है, एक यहाँ गुड में है। एक 5 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक 8 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो जी है ग्रेट वाला वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ना, ग्रेट में GRE, तो डबल EN कर लीजिए, तो ग्रीन को रिप्रेजेंट करने वाला होगा। तो बाकी एक जो बच गया वो ग्रे को रिप्रेजेंट करने वाला हो जाएगा 8 नंबर। तो इस तरीके के टेक्निक से या ये लाइन अगर आपने याद रख लिया, और जो मैंने बताया अभी कि फर्स्ट बी ब्लैक को, ब्राउन को, और थर्ड बी ब्लू को, उसके बाद फर्स्ट जी ग्रीन को, और जो सेकंड जी है वो ग्रे को रिप्रेजेंट करता है। तो बाकी सारे जो है वो लगभग अपने अकॉर्डिंग, अपने लेटर के अकॉर्डिंग कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक और समस्या यहाँ होगा, जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल बात है ये, आपने ऐसे पकड़ा है, किसी रेसिस्टर को लेकर के हाथ में पकड़ा है, और आपको इधर दिख रहा है गोल्ड, उसके बाद कोई कलर दिख रहा है, या गोल्ड या सिल्वर, या फिर मान लीजिए ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एक स्पेस छोड़ा हुआ है। तो स्पेस छोड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में आपको लग रहा होगा कि वहां नो कलर वाला है। तो अगर आपने पकड़ा है और आपको गोल्ड दिखे या सिल्वर दिखे पहले, या फिर कोई कलर का स्पेस बना हुआ छूटा हुआ दिख जाए कि नहीं वहां पे स्पेस छोड़ा हुआ है, यानी नो कलर वाला बैंड को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वैसी स्थिति में उसको कभी भी B1 नहीं मानेंगे, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर और नो कलर देख लीजिए B1 में वैल्यू इसका होता ही नहीं है। मतलब ये B1, B2, B3 कभी B1, B2 तो हो ही नहीं सकता। तो जब भी होगा कि गोल्ड सिल्वर देख लीजिए आप, यहाँ B1 में वैल्यू नहीं है, यहाँ भी नहीं है वैल्यू इसका, लेकिन गोल्ड सिल्वर नेकलेस का वैल्यू केवल और केवल किस में है, B4 में है। तो आप अगर अपने एक रजिस्टर को पकड़ा है अपने हाथ में, और पहले आपको मान लीजिए गोल्ड दिख जाए या सिल्वर दिख जाए या नो कलर दिख जाए, तो ये B1 नहीं हो सकता। तो इसको आप पलट दीजिए, जब पलट दीजिएगा देखिए लास्ट में हो जाएगा ना गोल्ड, सिल्वर या नो कलर, तो ये B4 को रिप्रेजेंट करने वाला होगा। और अब जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग जो है, जब इस तरफ कोई भी कलर होगा तो उस तरफ फर्स्ट में B1 में आ जाएगा, तो वो जो कलर आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस फॉर्मूला से उसका हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा टेबल आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और रख सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा याद करने में। और ये ट्रिक जो मैंने बताया है याद करने का, इसको आपको याद रखना है। आप आराम से कलर कोड के आधार पर जो क्वेश्चन पूछेगा, पूछता भी है बहुत सारे एग्जाम में, तो कलर कोड के आधार पर जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको आप आराम से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि क्यों ना ये क्वेश्चन भी देख लिया जाए इस पे, कि जो कलर कोड के आधार पर हम लिखेंगे, जो मैंने बताया टॉलरेंस होता है, इसमें अशुद्धि होती है, क्या काम करता है, वो कैसा होता है, जरा इस पर एक क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसमें बोला है कि एक रेसिस्टर है और उस पर 4 बैंड बने हुए हैं, जिसमें पहला बैंड जो है वो रेड कलर को निरूपित कर रहा है, उसके बाद दूसरा बैंड जो है वो ग्रीन कलर को निरूपित कर रहा है। उम्मीद करता हूँ हिंदी समझ में आ रहा होगा आपको, लाल हो गया, हरा हो गया। तीसरा बैंड जो है वो येलो कलर को निरूपित कर रहा है, और चौथा बैंड जो है वो सिल्वर है। तो आपसे कहेगा कि इसका आप वैल्यू लिख करके बताइए कि कितना रेसिस्टेंस होगा। एक रेसिस्टर है, उसका पहला रेड है, पहला बैंड B1 रेड है, दूसरा बैंड ग्रीन है, तीसरा बैंड येलो है, और चौथा बैंड सिल्वर है। तो इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा वो आप लिख के बताइए। तो आपको रेसिस्टेंस लिखना है, तो क्या करेंगे कि हमने अभी सीखा है R के लिए B1 और B2 फर्स्ट और सेकंड डिजिट को निरूपित करता है। तो देखिए B1 में कौन सा कलर दिया हुआ है, रेड। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे कि न्यूमेरिकल में कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं देगा, न्यूमेरिकल में पहला कलर हमेशा B1 ही रिप्रेजेंट करने वाला होगा। तो इस तरीके से है ये। तो रेड हो गया B1, और रेड के लिए आप वैल्यू देख लो कि अगर आप चाहो तो टेबल से देखो तो B1 में 2 मिलेगा, या अगर आप चाहो तो शॉर्ट ट्रिक से भी देख सकते हो। तो R के लिए हमको 2 मिल रहा है, यानी कि रेड के लिए हम लोग को 2 मिल जाएगा। ग्रीन कलर B2 में ग्रीन कलर है, तो B2 में ग्रीन के लिए आप देख लीजिए B2 में कितना वैल्यू है 5। तो आप यहाँ पर 2 के बगल में 5 रख देंगे, तो इसको 25 नहीं बल्कि 25 पढ़ेंगे। मैंने शुरू में बताया कि B1 B2 2 डिजिट को निरूपित करता है किसी नंबर का, और 2 डिजिट में ही होगा। तो अगर मान लीजिए कि कहीं पे आपको 8 लिखना हो तो वो 08 के फॉर्म में लिखा जाएगा इस तरीके से। तो B1 B2 2 डिजिट हो गया, तो रेड से 2 मिल गया, ग्रीन से 5 मिल गया, मतलब वैल्यू इसका 25 हुआ, मल्टीप्लाइड बाई फोर्थ जो थर्ड बैंड है वो येलो है। आप देखिए येलो थर्ड बैंड में कितना है 4, तो यहाँ 10 टू दी पावर 4, तो यहाँ से ले सकते हैं। या अगर मान लीजिए आप यहाँ से लिखना चाहें शॉर्ट ट्रिक से कि आपको ये पूरा टेबल याद नहीं रखना है, ये ट्रिक आपको याद रह गया, ऐसे लिखना है तो आपको ये लाइन पूरा लिखना पड़ेगा। और तब आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 4। तो y के लिए 4 आ रहा है, हम थर्ड बैंड में लेंगे तो 10 टू दी पावर के फॉर्म में होगा, तो ये 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस, और B4 जो है वो टॉलरेंस को, अशुद्धि को बताता है,
और अशुद्धि इसमें सिल्वर के कलर के रूप में बैंड दिया हुआ है, तो सिल्वर का आप देख लीजिए अशुद्धि कितना होगा, +-10%। तो आप यहाँ लिखेंगे प्लस और 10%। अभी आप चाहें तो यहाँ पर ही आप ओम लिख करके आंसर कर सकते हैं, ये भी सही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सॉल्व करके वैल्यू, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, आंसर यहाँ नहीं मिला और आपको सॉल्व करना है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कि 25 × 10⁴ प्लस माइनस जो 10% टॉलरेंस होगा वो इसी वैल्यू में होगा। कोई भी राशि में जो अशुद्धि होती है तो राशि के मान की अशुद्धि होती है कि राशि के मान का 10% या 5% या 20% अशुद्धि है। तो इसमें देखो रेसिस्टेंस का मान इतना है, इसी का 10% अगर हम निकालना चाहें तो देखो ये हो जाएगा 25 × 10⁴ ये हुआ वैल्यू। इस वैल्यू का 10%, तो 10% निकालने के लिए 10/100 कर देंगे ना। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं और यहाँ पे आप पावर सॉल्व मत करिएगा, आप इस 10 को लाके 25 में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 10⁴ यहाँ भी है तो वो कॉमन निकल सकता है। तो अगर कॉमन निकाल लेंगे इसको 10⁴ को, देखिए इंटू 10⁴ हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बच जाएगा 25 और प्लस माइनस यहाँ देखिए 25/10 को हम लोग 2.5 कर सकते हैं, तो 25 ± 2.5 इंटू 10⁴ और ये ओम, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब देखना यहाँ कि जो रेसिस्टेंस R निकल के आया है, इस रेसिस्टेंस में जो ये ± 2.5 निकला है वो है अशुद्धि। इसका मतलब कि अगर इस रेसिस्टर, जो ये कलर दिया हुआ है, इस रेसिस्टर का वैल्यू चेंज होता है, टेम्परेचर या किसी वजह से अगर चेंज होता है तो मैक्सिमम 2.5 ओम बढ़ सकता है या मिनिमम 2.5 ओम ये घट सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा इसमें चेंज नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ से आप R मैक्स के वैल्यू को लिखना चाहे कि इस कलर कोड वाले रेसिस्टर का मैक्सिमम रेसिस्टेंस कितना हो सकता है किसी भी परिस्थिति में, तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस देखिए आप इसमें प्लस कर दीजिएगा तो 25 + 2.5 हो जाएगा 27.5 और इंटू 10⁴ ओम, मैक्सिमम इतना हो सकता है। अगर यहाँ मिनिमम रेसिस्टेंस पूछ देगा तो माइनस हो जाएगा, तो देखिए 25 - 2.5 करेगा 22.5 और इंटू 10⁴ ओम, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे जनरली आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको मैंने समझाने के लिए बता दिया कि जो परसेंट में अशुद्धि होती है वो इसमें चेंज को या वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरीके से आप ये मान लिख सकते हैं, ऐसे आपको ये मान निकाल के लिखना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग कलर कोड के आधार पर कार्बन रेसिस्टर का हम लोग रेसिस्टेंस लिखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा, पूरा समझ में आया होगा कि रेसिस्टर क्या होता है। डेफिनेशन मैंने बताया, एक बार मैं रिकैप कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रेसिस्टर होता क्या है, टाइप कितना होता है, दो टाइप से मेनली हम डिवाइड करते हैं। एक होता है इसके वर्किंग के आधार पर, एक होता है कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर। तो कंस्ट्रक्शन के आधार पर या मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर हम लोग दो टाइप से बांटते हैं और वर्किंग के आधार पर भी दो टाइप का बांटते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। और कंस्ट्रक्शन के आधार पर वायर बाउंड रेसिस्टर और कार्बन रेसिस्टर। मेनली कार्बन रेसिस्टर हम लोग को पढ़ना है। कार्बन रेसिस्टर में 4 कलर के बैंड होते हैं और यही उसके वैल्यू को बताने के लिए होता है, क्योंकि आकार में छोटा होता है तो उस पर इतना बड़ा मान लिख पाना संभव नहीं है। इस कारण से कलर के कोड को बना करके मान को हम निरूपित करते हैं। और कलर की कोडिंग इस टेबल के अनुसार होती है। आप अगर ये टेबल याद नहीं रख पाते हैं तो ये लाइन जो मैंने ट्रिक बताया है ये याद रख लीजिए और इसके अनुसार आपको जो रंग दिए हुए रहेंगे उसको आप सॉल्व कर लेंगे। अगर मान लीजिए 3 ही रंग दिया हुआ है तो बिफोर में आप नो कलर मानेंगे और तब इसमें टॉलरेंस को आप अशुद्धि को ±20% लेंगे और तब सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं बचा होगा। अगर फिर भी बचता है तो मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो के नीचे कि सर ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, तो उस पर मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा और बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। ऐसे मैं समझता हूं कि अब इसमें कुछ नहीं बच रहा होगा। अगर और भी कहीं किसी 11th या 12th के टॉपिक में कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप बेहिचक कमेंट करके नीचे बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर वीडियो का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आता है वीडियो को तो लाइक जरूर करें आप और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का वीडियो आपको आगे मिलता रहेगा। धन्यवाद।